अवध कंप्यूटर सेंटर के आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत कंप्यूटर हिस्ट्री यानी कंप्यूटर का इतिहास पढ़ाया था, जहां पे हमने बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे कि अबेकस के बारे में जाना, स्लाइड रूल, ऐसे ही एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन और एबीसी अटाना साफ वेरी कंप्यूटर के बारे में, और इनैक, एडबैक, एडसैक, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर के बारे में हमने जाना है। आज की क्लास में हम पुनः जानेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। यानी देखो, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या है। जैसे हम लोगों में होता है, कहते हैं कि हमारी पीढ़ी में हमारे जो पहले के समय में जो लोग थे वो जो है क्या साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, बहुत दूर दूर तक यात्रा करते थे। ठीक, पहले के समय में क्या होता था कि घर जो है छप्पर के होते थे या खपड़ैल घर होते थे। तो एक पीढ़ी थी वो क्या थी, एक पीढ़ी थी। और आज एक नई जनरेशन है, एक नई पीढ़ी है, कहते हैं आज की जो है न्यू जनरेशन है। तो ऐसे कंप्यूटर में भी क्या है कि पहले के कंप्यूटर कुछ और हुआ करते थे, आज के कंप्यूटर कुछ और है। पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, आज के कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए हैं, और इतने छोटे हो गए हैं कि आज वो जो है स्मार्ट वॉच के रूप में, घड़ी के रूप में उपलब्ध है। तो इसी के बारे में आज हमको जानना है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर जनरेशन इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन व्हेन मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज इन कंप्यूटर आकर्ड। कंप्यूटर की जो पीढ़ी है वो डिवाइड किया गया है, बांटा गया है बेस्ड ऑन व्हेन मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज इन कंप्यूटर आकर्ड। यानी जैसे जैसे कंप्यूटर में मुख्य तकनीकी विकास हुए हैं, मुख्य तकनीकी विकास हुए हैं, उनको जो है पीढ़ी के रूप में बांटा गया। जैसे मुख्य तकनीकी विकास में क्या हुआ, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। तो ये जो मुख्य तकनीकी विकास हुए हैं, टेक्निकल चेंजेस हुए हैं, उन्हीं को जो है क्या किया गया है, पीढ़ी के रूप में बांटा गया है। तो इसके अनुसार जो है 5 पीढ़ियां हैं टोटल। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां। अभी तक जो है कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। अब यहां पे संक्षेप में हमने जो है पूरा जनरेशन बताया है। अभी हम आगे पूरा डिटेल्स में भी जानेंगे, लेकिन यहां पे हमने संक्षेप में आपको बताया है। आप चाहें तो यहीं से पूरा जनरेशन आप समझ सकते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ जनरेशन है। यहां पे अगर आप देखें, जो फर्स्ट जनरेशन का पीरियड है, टाइम है, 1940 से 1956 तक बताया गया है। लेकिन यहां पे हम आपको बता दें कि ये जो इसका टाइम ड्यूरेशन है, ये कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग बुक में, अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग मिल जाएगा। कहीं पे 1942 से 1955 दिखाएगा या 56 दिखाएगा, 1942 से 1956। कहीं पे 1940 से 1956, ठीक है, कहीं पे 1944 से 1956। लगभग ऐसे ही आपको मिलेगा, कोई फिक्स नहीं है, साल 2 साल का इधर उधर इसमें रहता है। तो ये जो है कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, ना ही इस तरह से पूछा जाता है। हाँ, पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन, तो आपको देखना है उसके नजदीक जो होगा उसी को आपको टिक लगाना है। जैसे आपको कहा गया 5 फर्स्ट जनरेशन का जो है समय क्या है, तो ऐसे मान लीजिए दिया गया, तो इसमें से अगर आपको देखना हो तो आप तुरंत जो है यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 44 है, और सब में ज्यादा अंतराल है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो पहली पीढ़ी में क्या हुआ, पहली पीढ़ी का जो समय है 1940 से लेकर 1956 तक माना गया। यहां पे जो मुख्य सर्किट थी बिजली सप्लाई के लिए, विद्युत आपूर्ति के लिए, वो थी वैक्यूम ट्यूब। क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है काफी बड़े होते थे। वैक्यूम ट्यूब जो है काफी बड़े होते थे। इस वजह से जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे, और इतने बड़े होते थे कि एक एक मकान के बराबर होते थे। इतने बड़े कंप्यूटर होते थे। तो पहली पीढ़ी में जो मुख्य सर्किट है, जो मेन कंपोनेंट है आपका, वो है वैक्यूम ट्यूब। क्या है? वैक्यूम ट्यूब। यहां पे जो मेमोरी कैपेसिटी इसकी है वो मात्र 20 केबी की है। कितने की है? 20 केबी की है। और प्रोसेसिंग स्पीड इसकी 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। आईपीएस यानी इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। मतलब यहां पे जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनको चलाना बहुत ही कठिन था। इनको चलाना बहुत ही कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि यहां पे कंप्यूटर की ही भाषा में बात करना पड़ता था। और कंप्यूटर हमारा समझता क्या था? 0 1।
हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, 0 1 समझता है। तो कंप्यूटर की ही भाषा में हमको बात करना पड़ता है, कंप्यूटर की भाषा में ही हमको इनपुट देना होता है, और कंप्यूटर अपनी भाषा में ही हमको आउटपुट भी देता है। तो यहां पे जो कंप्यूटर चलाना था वो काफी कठिन था। तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। मशीन में 0 1 संख्याएं होती हैं, मशीन में केवल 0 1, जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं, और बाइनरी का बेस 2 होता है। और इसके उदाहरण है, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम है यूनिवैक और एडवैक, ये पहली पीढ़ी के उदाहरण। अगर हम बात करें दूसरी पीढ़ी की, तो 1956 से 1963 तक के जो कंप्यूटर हैं वो जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। यहां पे क्या हुआ, क्योंकि पहली पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब लगा था ये काफी बड़ा होता था, बहुत ज्यादा गर्मी भी उत्सर्जित करता था, क्योंकि बहुत सारे बड़ी संख्या में लगे हुए थे, तो ये हीट ज्यादा होते थे, और इनको ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा एसी की जरूरत पड़ती थी, एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी ठंडा रखने के लिए। तो साइज में भी बड़ा है, गर्मी भी उत्सर्जित करता है, खराब होने का डर ज्यादा है, तो यहां पे जो है इसको हटा दिया गया और मुख्य सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का। यहां पे जो मेमोरी कैपेसिटी है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 128 के भी हो गया, और प्रोसेसिंग स्पीड इसका 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फिलहाल यहां पे 300 दिया गया, लेकिन यहां पे इसकी स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा है। अब यहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, जैसे यहां पे हमने बताया कि पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, 0 1 का प्रयोग किया गया, ऐसे यहां पे क्या हुआ, यहां पे उसके ऊपर की लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, असेंबली लैंग्वेज। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा काफी इजी है, मतलब ये इंग्लिश की तरह लिखा जाता है असेंबली, और इस यहां पे शार्ट कोड का प्रयोग होता है। जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए SUB लिख दिया जाए, जंप के लिए JAMP लिख दिया जाए, ठीक। तो शार्ट कोड जो है यहां पे यूज किया जाता था, जिसको निमोनिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, निमोनिक कोड। तो यहां पे असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, और दूसरी पीढ़ी के दौरान ही हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रान, कोबोल और एल्गोल जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। यहां पे विकास हुआ है इन भाषाओं का, जो हाई लेवल लैंग्वेज है इनका विकास हुआ है, ना कि प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रयोग किसका किया गया है, असेंबली लैंग्वेज। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो भाषाएं प्रयोग हुई हैं, जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो असेंबली है। पहले में मशीन लैंग्वेज, दूसरे में असेंबली है, लेकिन इसी दौरान हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रान, एल्गोल और कोबोल जैसी भाषा का विकास हुआ। उदाहरण की बात करें तो IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600, डी यूनिवैक 1108, ये सभी उदाहरण हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के। तीसरी पीढ़ी के, अगर हम तीसरी पीढ़ी की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है 1964 से 1971 तक माना जाता है। यहां पे अगर हम मुख्य सर्किट की बात करें तो यहां पे ट्रांजिस्टर को हटा के यहां पे आईसी का यूज किया गया, ट्रांजिस्टर को हटा के आईसी का यूज किया गया। आईसी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा काफी छोटा होता है। जो आईसी है, आईसी चिप होती है, काफी सूक्ष्म होती है, काफी छोटी होती है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर का आकार काफी कम हो गया। आईसी के प्रयोग से क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर का जो आकार है वो काफी कम हो गया, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई। यहाँ पे 1 MB हो गया, यहाँ पे 128 KB था, यहाँ पे क्या हो गया 1 MB 1 मेगाबाइट हो गया। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग स्पीड है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यहाँ भी 300, लेकिन हमने बताया कि इससे यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे हो गया 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MIPS का पूरा नाम मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो यहां पे हमारे कंप्यूटर का आकार भी छोटा हुआ, और कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, वो भी जो है काफी तेज हो गई। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें अगर, तो यहां पे जैसा कि विकास हो ही गया था इसका, तो फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल का प्रयोग तो हुआ ही, साथ साथ इसमें एक नई लैंग्वेज C++ का भी जो प्रयोग होने लगा इसमें। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो IBM 360 सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं, 19वीं सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं, ये सभी कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। बात करें चौथी पीढ़ी की, तो 1971 से लेकर अभी जो हम कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर अभी नए नए बन रहे हैं, उन सब में चौथी पीढ़ी का प्रयोग हो रहा है। अब चौथी पीढ़ी में जो मुख्य सर्किट है वो क्या है, वो माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या हुआ, यहां पे जो तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया,
जो कि हजारों की संख्या में अलग अलग लगी हुई थी, उन हजारों आईसीज को एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर स्थापित कर दिया गया। एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर स्थापित कर दिया गया, जिसको माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, या हम सिंगल चिप सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर यानी वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहां पे मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर मेमोरी, किसका? मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया गया। और एलएसआई, वीएलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एलएसआई का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ, वीएलएसआई का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ? तो एलएसआई और वीएलएसआई ये चौथी पीढ़ी में, और यूएलएसआई पांचवी पीढ़ी में। यूएलएसआई का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहां पे मेमोरी के रूप में हमने आपको बताया मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया गया। अगर हम स्पीड परफॉर्मेंस की बात करें तो जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है उससे कई गुना तेज जो है यहां पे कंप्यूटर की स्पीड हो गई, फास्टर देन थर्ड जनरेशन। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहां पे भी हाई लेवल लैंग्वेज जितने भी हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब का प्रयोग कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी में किया जा रहा है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो पेंटियम सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं, मल्टीमीडिया कंप्यूटर हैं, ये सभी आपके चौथी पीढ़ी के उदाहरण। अगर हम पांचवी पीढ़ी की बात करें तो पांचवी पीढ़ी में जैसा कि हमने बताया कि जो चौथी पीढ़ी ये अभी भी चल रहा है, तो पांचवी पीढ़ी में नया क्या हुआ? अगर ये अभी चल रहा है तो नया क्या हुआ? देखो, आज के जितने भी कंप्यूटर सब में माइक्रो प्रोसेसर लगा है, सब में सीपीयू लगा होता है, तो चौथी पीढ़ी वाला तो प्रयोग हो ही रहा है। पांचवी पीढ़ी में नया क्या हुआ? यहां पे कंप्यूटर को बुद्धिमान बनाया जाने लगे। कंप्यूटर को बुद्धिमान बनाया जाने लगा। अब यहां पे बुद्धिमान कैसे बनाया जा रहा है? आपने रोबोट देखा होगा, आपने रोबोट देखा होगा, या आपने अपने मोबाइल में गूगल सर्च देखा होगा, कोल्टोना देखा होगा, या आपने यूट्यूब पे आपने बोलकर कोई चीज टाइप किया होगा, फिर सर्च करके देखा होगा। तो ये क्या है? यहां पे कंप्यूटर में एआई का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कंप्यूटर में किया गया। पांचवी पीढ़ी में जो मुख्य है, जो मेन है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि जो है डाला गया, जो हमारी आवाज की पहचान करके दिए गए निर्देशों का पालन करते। तो यहां पे अब नई नई टेक्निक और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब तो जो है आप देख रहे होंगे कि वो आ गया है, क्या कहते हैं, कोई भी काम है सब कंप्यूटर में जो है, मोबाइल में सब वही कर देता है। क्या कहते हैं इसमें, याद नहीं आ रहा है हमको। नहीं, अलेक्सा नहीं। आपको कोई भी काम करना है, कोई भी फार्मूला है, वो सब जो है नया टेक्निक आया है, याद नहीं आ रहा है बिल्कुल मुंह में, अभी हम आपको बताएंगे। तो उसका जो है प्रयोग जो है किया जा रहा है। चैट जीपीटी जो है चल रहा है, और उसमें सारा कुछ जो है आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो जो है फेक एडिट कर दिए जाते हैं। ठीक, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वो सब क्या है? वो सब एआई के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? एआई के द्वारा। तो यहां पे यूएलएसआई का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर की जो स्पीड परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा तेज हो गई। यहां पे जितने भी नई नई लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो जैसे पाइथन, रूबी, ठीक है, सी शार्प, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितने भी नई नई लैंग्वेज आ रही हैं, उन सब का प्रयोग किया जा रहा है। और उदाहरण में रोबोट, आप जानते ही हैं, रोबोट इसका उदाहरण। तो ये है जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ी, जहां पे हमने आपको संक्षेप में पांचों जनरेशन, पांचों पीढ़ी के बारे में बताया। अब इसी चीज को अगर हम जो है थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना चाहें, विस्तृत रूप से पढ़ना चाहें, तो यहां पे हमने जो है पूरा विस्तृत रूप से भी बताया है कि वैसे आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपको विस्तृत रूप से मिल जाएगा तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य रूप से विद्युत प्रवाह के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। 1940 कहें या 1942 कहें, ठीक,
से लेकर 1956 तक वैक्यूम ट्यूब का ही प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? सन 1904 में जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग ने किया था। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े होते थे, परिणाम स्वरूप पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि पूरे कमरे को घेर लेते थे। जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनको जो है कहीं हम ले भी नहीं जा सकते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम स्थानांतरित करना चाहें तो वो नहीं कर सकते थे। लेकिन चौथी पीढ़ी ऐसी पीढ़ी आई जहां पे कंप्यूटर हमारे इतने छोटे हो गए कि हम उसको मेज पर स्थापित कर सकते हैं, हाथ में लेकर चल सकते हैं, जहां तक कि घड़ी के रूप में भी कंप्यूटर उपलब्ध है। तो परिणाम स्वरूप पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि पूरे कमरे को घेर लेते थे। पहली पीढ़ी के का सर्वोत्तम उदाहरण इनैक कंप्यूटर है। इनैक कंप्यूटर तो आपको पढ़ाया गया है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा है इनैक के बारे में। तो इनैक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में लगभग 20,000 वैक्यूम ट्यूब, लगभग 20,000 वैक्यूम ट्यूब, लगभग 10,000 कैपेसिटर और 70,000 रजिस्टर लगे हुए थे। अब आप सोच सकते हैं कि कितने सामान इसमें लगे थे और ये कंप्यूटर कितना बड़ा रहा होगा। और इसका वजन कितना था? 30 टन था। जो इनैक कंप्यूटर है इसका वजन 30 टन था। प्रथम पीढ़ी के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे एडसैक है, इनैक है, यूनिवैक है, IBM 701 है, मैनचेस्टर मार्क 1, ये सभी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और अगर हम आपको दिखाएं कि वैक्यूम ट्यूब, या हम जिसको वाल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? वाल कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब को ही वाल भी कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है वाल का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? तो वाल का प्रयोग कंप्यूटर के पहली पीढ़ी में हुआ। अगर आप देखना चाहें तो यहां चित्र में आप देख सकते हैं, यह है वैक्यूम ट्यूब। ये क्या है? वैक्यूम ट्यूब है, जो कि काफी बड़ा होता है, ठीक। और ये हजारों की संख्या में आपके कंप्यूटर में लगे थे, जिनकी वजह से हमारा कंप्यूटर काफी बड़ा होता था। समझ में आया? तो ये काफी ज्यादा गर्मी उत्सर्जित करते थे, ये काफी ज्यादा गर्मी उत्सर्जित होती, इसमें लाइटें जलती थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हीट होता था। चलिए हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण जान लेते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, पंच कार्ड पर आधारित इनपुट था, संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया था स्टोर करने के लिए, अधिक ऊर्जा की खपत करते थे, बहुत ज्यादा विद्युत खर्च करते थे, बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय थे, कोई पता नहीं होता था कब खराब हो जाए, बहुत ही नाजुक होते थे, बहुत सारे एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता था इनको ठंडा रखने के लिए, मशीन भाषाओं में प्रोग्रामिंग की गई, यहां पे मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। तो अब तो क्लियर हो गया होगा, वहां पे हमने आपको संक्षेप में बताया, यहां पे हमने डिटेल्स में बता दिया। अब आगे हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। विलियम शाक्ले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम शाक्ले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था। 1956 से लेकर 1963 तक के सभी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग होता था। 1956 से 1963 तक के सभी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग होता था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा अधिक छोटा था, जिससे इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में अधिक छोटे, तीव्र गति और अधिक सस्ते होते थे। पहला कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया उसका नाम TX0 था। क्या था? TX0 था पहला कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। सन 1956 में विकसित हुआ था। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वाले अन्य कंप्यूटर भी हैं, जैसे IBM 1401, IBM 7070, NCR 304, फिल्को, ट्रांजेक्ट S1000 एंड RCA। तो ये सभी जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण। तो यहां पे क्या हुआ कि जो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब लगे थे उनकी जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अब अगर आप देखना चाहें कि ट्रांजिस्टर क्या होता है तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये हमारा वैक्यूम ट्यूब है और यहां पे ये हमारा क्या है? ट्रांजिस्टर। ये क्या है? ट्रांजिस्टर है। तो उनकी जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। अब द्वितीय पीढ़ी के लक्षण क्या है? इसके लक्षण क्या है? तो वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, आपको पहले बता दिया गया, ठीक। अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की कम खपत, मतलब अगर हम तुलना करें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से तो उसकी अपेक्षा ये जो है छोटे हैं और ऊर्जा की कम खपत करते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो अधिक तेज एवं विश्वसनीय है। ये प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले हैं। कोबोल और फोर्ट्रान जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ है, ना कि प्रयोग किया गया है। क्या हुआ है? विकास हुआ है।
प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। किसका? असेंबली का। संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में हुआ था। अब हम तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। तो तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? एकीकृत सर्किट कहते हैं। इसका आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने सन 1958 में किया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी का आविष्कार किसने किया था? तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन ज्यादातर नाम जो है जैक किल्बी का ही आता है। किसका आता है? जैक किल्बी का। अगर 4 ऑप्शन में से जैक किल्बी ही है तो आप जैक किल्बी का ही नाम यहां पे देंगे। तो जो आईसी चिप है ये सिलिकॉन जर्मेनियम धातु की बनी होती है। आईसी के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार जो है दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा काफी कम हो गया। इसकी स्पीड भी दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा काफी ज्यादा तेज हो गई। वैसे तो 1960 के दशक ही आईसी का प्रयोग कंप्यूटर में होने लगा था, परंतु सभी कंप्यूटरों में आईसी का प्रयोग 1964 से 1971 के बीच हुआ। आजकल जो कंप्यूटर हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी आईसी का प्रयोग हो रहा है। आजकल भी जो कंप्यूटर हम प्रयोग करते हैं उसमें आईसी कहीं ना कहीं लगी होती है। तो आईसी आज भी प्रयोग हो रहा है। 45 साल बाद भी आज जो कंप्यूटर हम प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं आईसी पर आधारित है। और इसके उदाहरण है PDP-8, PDP-11, IBM 360। तो ये इसके उदाहरण। पीडीपी का पूरा नाम प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये है क्या? आईसी। वैसे आप लोग देखे होंगे, यहां भी आप देख सकते हैं ये क्या है? आईसी। अगर हम लक्षण की बात करें तो एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया गया, आईसी का प्रयोग किया गया ट्रांजिस्टर के बदले में। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा आकार एवं वजन में बहुत कम हो गए, बहुत छोटे हो गए, अधिक विश्वसनीय थे, पोर्टेबल एवं आसान रख रखाव, मतलब छोटा हो गया अगर तो इसको हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते थे। उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज का बृहद स्तर पर प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी की। चौथी पीढ़ी जो कि 1971 से वर्तमान में जो चल रहा है सभी में चौथी पीढ़ी का प्रयोग है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जिसे हम आमतौर पर सीपीयू के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। इसमें हजारों आईसीज को सिंगल सिलिकॉन चिप पर स्थापित कर दिया गया। जो तीसरी पीढ़ी में हजारों की संख्या में आईसीज अलग अलग लगी थी, उनको एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर स्थापित कर दिया गया, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से ही हमारा कंप्यूटर जो पहली पीढ़ी में पूरे कमरे को घेर लेते थे, आज हमारी हथेली में आ जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की ही देन है कि आज का जो कंप्यूटर है इतना छोटा हो गया है। डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, हैंडहेल्ड डिवाइसेस आज सभी माइक्रो प्रोसेसर की ही देन है। चतुर्थ पीढ़ी के कुछ उदाहरण हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। इस निम्नलिखित हैं: अल्टेयर 8800, IBM 5100, मिक्रेल, इंटेल 4004। ये सभी जो है उदाहरण हैं चौथी पीढ़ी के। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये है आपका सीपीयू, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया i7 जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू। लक्षण की बात करें तो अति विशाल स्तरीय एकीकरण यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग, आकार में अद्भुत कमी, साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर, मतलब अब जो है जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसको सामान्य व्यक्ति भी खरीद सकता था, कोई पर्सनल यूज के लिए भी इस कंप्यूटर को जो है परचेज कर सकता था। अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, काफी तीव्र स्पीड जो है, अधिक मेमोरी क्षमता, कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास भी कंप्यूटर के इसी पीढ़ी में हुआ। पांचवी पीढ़ी, तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार जॉन मैकार्थी ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एआई के जनक कौन है? एआई के जनक कौन है? तो जॉन मैकार्थी। इसमें कुछ ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन हुआ जो हमारी आवाज को पहचान कर दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। और इसका सरल उदाहरण मोबाइल और लैपटॉप में जो है वॉइस सर्च है,
जैसे कि गूगल असिस्टेंट और कॉर्टना। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो इसके निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर के विभिन्न आकार, कंप्यूटर के विभिन्न आकार, आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना को तैयार किया जाता है। जैसी जरूरत है, जैसे जरूरत है, बड़े कंप्यूटर की जरूरत है तो बड़ा कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर की जरूरत है तो छोटा कंप्यूटर, आकार और संरचना को तैयार किया जाता है। आज विभिन्न मॉडल में आपको डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप आदि जो है कंप्यूटर मिल जाते हैं। इंटरनेट का भी विकास हुआ आपकी 5वीं पीढ़ी में। तो यह कंप्यूटर का एक अंतरराष्ट्रीय संजाल है। इंटरनेट क्या होता है? यह जो है कंप्यूटर नेटवर्क का एक अंतरराष्ट्रीय संजाल है। दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं और इस तरह हम कहीं से भी घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला एवं संस्कृति आदि लगभग सभी विषयों पर विविध सामग्री इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया, ध्वनि और दृश्य यानी साउंड और ग्राफिक्स या चित्र और पाठ के सम्मिलित रूप से मल्टीमीडिया का भी इसी पीढ़ी में ही विकास हुआ। नए नए एप्लीकेशन, कंप्यूटर की तकनीक अधिक विकसित होने के कारण इसके अनुप्रयोग यथा फिल्म निर्माण, यातायात नियंत्रण, उद्योग, व्यापार एवं शोध आदि के क्षेत्र में इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। तो यह है हमारी 5वीं पीढ़ी, जहां पे हमने आपको बताया कि इस पीढ़ी में जो मेन है वो आपका यूएलएसआई है, या हम कहें तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया है। तो यहां पे कुछ क्वेश्चन भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था, किस पर आधारित था? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी पर आधारित था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने और कब किया? वैक्यूम ट्यूब वाल्व का आविष्कार किसने और कब किया? इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने और कब किया? आईसी का आविष्कार किसने और कब किया? आईसी चिप किसकी बनी होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? इंटेल 4004 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आईबीएम 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? अल्टेयर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? 5th जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया? कंप्यूटर की 4थी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है? कंप्यूटर की 3री पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है? और एलएसआई का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया है? और यूएलएसआई का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? तो आज की क्लास में हमने आपको कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से बताया है, जहां पे हमने आपको बताया पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यानी वाल्व, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर और 5वीं में एआई का प्रयोग किया गया है। अगर हम भाषा की बात करें तो पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज और दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज, तीसरी में C++, ठीक है, एल्गोल, कोबोल, फोल्ट्रान, ठीक है, और चौथी पीढ़ी में जितने भी और नए नए लैंग्वेज आ रहे हैं वो सब, और 5वीं पीढ़ी में भी हाई लेवल, जैसे तीसरी पीढ़ी में भी हाई लेवल है, चौथी में भी हाई लेवल है और 5वीं में भी हाई लेवल, लेकिन नए नए भाषाएं विकसित होती रहती हैं तो उनका जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।